नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव स्वप्नील पुराणिक. स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशन सातारा आणि पुणे याचा मी संचालक. आणि गेल्या 8-9 वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या टीचिंगच्या क्षेत्रामध्ये मी कार्यरत होतो. आणि मागच्या वर्षी जसा हा कोरोना पिरियड सुरू झाला, भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांची गैरसोय व्हायला लागली होती. गायडन्स कुठे अवेलेबल नव्हतं, पुस्तक अवेलेबल नव्हते, नोट्स अवेलेबल नव्हत्या. मग त्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रात माझे जे विद्यार्थी होते, पुण्यातले असतील, मुंबईमधले असतील, तर सगळ्या विद्यार्थ्यांनी मला मिळून रिक्वेस्ट केली की सर, ऑनलाईन पद्धतीने काहीतरी तुम्हाला सुरू करता आलं तर प्लीज तुम्ही असं एखादं प्लॅटफॉर्म, एखादा व्यासपीठ सुरू करा की जेणेकरून आम्हाला एमपीएससीची, यूपीएससी तयारी सुरू करता येईल. आणि मग त्या अनुषंगाने स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशनची सुरुवात आम्ही केली. श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांनी स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशनचं उद्घाटन केलं, आम्हाला सपोर्ट केला. त्यानंतर मग बऱ्याच दिवसात, म्हणजे थोड्याच वेळामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थी आम्हाला जॉईन होत गेले. स्वप्न स्टडीजचं ॲप आपण लॉन्च केलं आणि ते सुद्धा महाराष्ट्रातले हजारो विद्यार्थी यूज करत आहेत. स्वप्न स्टडीजचं यूट्यूब चॅनल आहे, त्यामार्फत देखील एमपीएससी असेल, यूपीएससी असेल आणि ज्या काही स्टेट आणि नॅशनल लेवलच्या ज्या काही स्पर्धा परीक्षा आहेत त्यांची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशन सातारा आणि पुणे याच्याशी जॉईन झालेले आहेत. आणि या पद्धतीने आमचं हे कार्य सुरू आहे. त्यासोबतच एक आगळा वेगळा असा उपक्रम संपूर्ण जगामध्ये मराठी भाषेवर प्रेम करणारे मराठी भाषिक, मराठी बांधव कुठे कुठे वसलेले आहेत या सगळ्यांचा म्हणजे अभ्यास करून, या सगळ्यांशी संपर्क करून मराठी माणसांना, मराठी संस्कृतींना, मराठी कम्युनिटीला जोडण्याचं काम स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशन गेल्या वर्षभरापासून करत आहे. खरं तर हा प्रवास फार जुना आहे. अनेक वर्षांपासून, म्हणजे गेल्या 2.5-3 वर्षांपासून आम्ही या सगळ्यांशी संपर्कामध्ये आहोत, संपर्क करायचा प्रयत्न करतो आहोत. मग त्यामध्ये पाकिस्तान असू द्यात, US असू द्या, युरोप असू द्यात, इव्हन आफ्रिकन कंट्रीज असतील काही, त्यानंतर काही म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज असतील, जसं फिजी सारखा देश असेल. तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात जिथे जिथे मराठी पाऊल पडलेलं आहे, जिथे जिथे मराठी माणूस वसलेला आहे आणि तो जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये राहून कशा प्रकारे मराठी भाषेचं जतन करतो आहे, मराठी संस्कृतीचं जतन करतो आहे, तर याचा सगळ्यांचा अभ्यास करून, यांचा मागोवा घेऊन अनेक लोकांना जोडण्याचं काम स्वप्न स्टडीज गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होतं. आणि मग त्या प्रोसेसमध्ये आम्हाला यश आलं. पाकिस्तान मधली मराठी कम्युनिटी आमच्याशी जॉईन झाली. त्यामध्ये श्री विशाल राजपूत असतील, पाकिस्तानमधील मराठी कम्युनिटीचे ऍक्टिव्ह सदस्य, ते मराठी कम्युनिटीसाठी सोशल वर्क असं भरपूर करत असतात. मग ते आमच्याशी जॉईन झाले आणि या प्रोसेसमध्ये जवळजवळ 150 फॅमिलीज, पाकिस्तानच्या 150 फॅमिलीज आमच्या या स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशनशी जॉईन झालेल्या आहेत. दर रविवारी ऑनलाईन पद्धतीने आपल्याकडे ऑनलाईन लेक्चर्स होत असतात, मराठी भाषेचे धडे त्यांना दिले जातात. आणि मी सगळ्यांना सूचना देऊ इच्छितो की श्रीमंत भूषण सिंग होळकर हे आपल्याशी जॉईन झालेले आहेत. मी त्यांचं स्वागत करतो. पाकिस्तानमधून बरेचसे आपले बांधव जॉईन झालेले आहेत, तर सरांचं स्वागत आपण करावं अशी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेल. प्लीज सर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा पाया रचला आणि त्यासाठी असंख्य वीरांनी मोठे बलिदान देऊन ते स्वराज्य टिकवले. पुढे याच स्वराज्याचे मोठे साम्राज्य झाले. यासाठी श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांनी मोठा पराक्रम करत आपला भगवा झेंडा पूर्ण हिंदुस्थानात नेला. तसाच वारसा राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी हिंदू संस्कृती टिकवून आणि स्वराज्याचा शिस्तबद्ध कारभार करून संबंध हिंदुस्थानात आपला आदर्श निर्माण केला. अशा इंदोरच्या पराक्रमी होळकर घराण्याचे थेट वंशज श्रीमंत भूषणसिंह राजे होळकर आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहे. राजेसाहेबांविषयी सांगायचे झाले तर भूषणसिंह राजे पेशाने आर्किटेक्ट आहेत. संबंध हिंदुस्थानमधील विविध सामाजिक व सेवाभावी कार्यक्रमामध्ये ते सक्रिय असतात. तसेच समाजाच्या व देशाच्या विविध एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्य महासंघ या संघटनेचे ते अखिल भारतीय युवा अध्यक्षही आहेत. अशा समस्त युवकांचे स्फूर्तिस्थान असलेल्या श्रीमंत भूषणसिंह राजे होळकर यांचं या जागतिक मराठी व्यासपीठावर राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त मी हार्दिक असं स्वागत करतो आणि राजेसाहेबांना विनंती करतो की आपलं बहुमूल्य मार्गदर्शन आपण करावं. धन्यवाद. इज द वॉल्यूम्स ओके? आप Yes, सभी sir. को मेरी आवाज आ रही है? येस सर, आपला आवाज येतो आहे.
आणि जसं की आपल्याला माहिती आहे की आपलं स्वप्न, पहिलं तर सर्वप्रथम मी तुमचं स्वागत करतो. स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशनचा हा जो एक कार्यक्रम आपण ऑर्गनाईज केला, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती आपण साजरी करत आहोत. आणि पाकिस्तानमधून मोठ्या संख्येने मराठी बांधव जॉईन झालेले आहेत. विशाल राजपूत हे मराठी कम्युनिटीचे ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते आणि अनेक मराठी बांधव वेगवेगळ्या देशांमधून, पाकिस्तान असेल, बांगलादेश असेल, श्रीलंका असेल, म्यानमार असेल, US, बहरेन अशा अनेक देशांमधून अनेक मान्यवर जॉईन झालेले आहेत. आणि मी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. आणि सगळे जे मान्यवर आहेत आणि जे पार्टिसिपंट्स आहेत हे खूप आतुरतेने वाट बघत आहेत आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणाची. तर मी तुम्हाला विनंती करेल की आपलं जे मार्गदर्शन आहे ते आपण आम्हाला कृतकृत्य करावे मार्गदर्शन करून. प्लीज सर. सबसे पहले तो मैं स्वप्न स्टडीज, जो हमारे महाराष्ट्र में सातारा स्थित जो एक संगठन है, संस्था है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी मेरे जो भाई हैं, जो पाकिस्तान में हो, बहरीन में हो और काफी सारे देशों में, पूरी दुनिया भर में आप सब फैले हुए हैं, आप सभी से रूबरू होने का, आप सभी से मुलाकात करने का इस ऑनलाइन माध्यम से जो इन्होंने हमें अवसर, जो मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। कल ही मेरी दिलीप पुराणिक जी से बात हुई थी, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि विशेष रूप से पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कराची हो या काफी सारे वहां के सूबे हैं, इलाके हैं, जहां पर हमारे मराठी भाई काफी सालों से, काफी पीढ़ियों से वहां पे बसे हुए हैं, तो इन सब लोगों को स्वप्न स्टडीज के माध्यम से अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारियां दी जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो मुझे बहुत ताजुब भी हुआ और मुझे आश्चर्य लगा और साथ ही मुझे फक्र भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद या अन्य देशों में रहने के बावजूद, इतने सालों से, इतनी पीढ़ियों से अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी आप सभी लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति जो सद्भावनाएं हैं या उसे जानने के लिए, उसे समझने की आपके इसमें मन में जो इच्छाएं हैं, ये सच में एक सराहनीय बात है। और वो इसलिए कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप वहां पर कौन सी जुबान बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सभी के बावजूद आपको अपने कल्चर के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जानने की जो इच्छाएं हैं, वे बेहद, मैंने आपके कई वीडियोस देखे यूट्यूब के माध्यम से हो या अलग अलग चीजों के माध्यम से हो। अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि विशाल राजपूत जी जो कराची में रहते हैं, मैंने रिसेंटली उनका एक वीडियो देखा तो मुझे ताजुब हुआ कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से, मतलब इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी कितने बढ़िया तरीके से ये लोग वहां पे अपनी जो संस्कृति है उसको निभा रहे हैं। अब अगर अभी तो ये पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका है, हिंदुस्तान एक अलग राष्ट्र है, बाकी की कई देशों में हमारे लोग हैं, कुछ व्यवसाय के कारण होंगे, कुछ और किसी कारणों से वहां पर अभी जाकर बसे हुए होंगे, कुछ पीढ़ियों से वहां पे बसे हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भारत हो या पाकिस्तान हो, पुराने जमाने में ये एक पूरा अखंड देश रहा था। और इस देश के इतिहास में, इस देश का जो इतिहास है उसमें मराठों की जो अहमियत है, अब मैं यहाँ पे मराठा शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि ये एक प्रदेशवाचक शब्द है, मतलब महाराष्ट्र से आने वाले, मराठी भाषा का उपयोग करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें मैं यहाँ पे मराठा कहकर बुलाना चाहता हूँ। तो पूरे इस भारतवर्ष के इतिहास में, मतलब हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, अखंड भारतवर्ष जिसे हम उस जमाने में, या हिंदुस्तान हम जिसे कहते थे, तो इस देश के इतिहास में मराठाओं की बहुत बड़ी अहमियत रही। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मतलब आप सभी लोग महाराष्ट्र के कई हिस्सों से आपका ताल्लुक होगा, रिसेंटली मैंने जो एक वीडियो देखा था उसमें मैंने एक नाइक परिवार के बारे में कुछ उस वीडियोस में जानकारी दी गई कि वो किस तरीके से कराची में गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं और उन प्रतिमाओं को गणेश चतुर्थी के दिन अपने जो हिंदू भाई बहन है उन लोगों को वो पहुंचाते हैं। तो ऐसे कई परिवार है, उसमें उन्होंने बताया कि हम बंबई से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पुरखे पुराने जमाने में बंबई में रहते थे और व्यापार के कारण हम लोग आकर कराची में बसे। तो ऐसे कई परिवार वहां पे होंगे। तो आप सभी परिवार, मतलब ये अभी की बात हो गई, आपको, आपने एक दो पीढ़ियों की बातें बताई,
मगर आप अगर इतिहास में जाकर पीछे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी मराठाओं का जो आरमार था, मतलब मराठाओं की जो नेवी थी, उस समय की जो मराठा नेवी थी, उसके माध्यम से आज का जो हिंदुस्तान है और जो पाकिस्तान है, इनके बीच में बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था। और कराची के जरिए हो या आपके वहां का जो बलूचिस्तान का जो एक बंदरगाह है उसके माध्यम से हो, अरब देशों के साथ में भी बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था। और इस व्यापार के लिए हमारे काफी सारे मराठा भाई बहन कराची में जाकर बसे हुए हैं। उसी के साथ साथ ये लोग पाकिस्तान के अन्य शहरों में भी बसे हुए हैं। तो ये बसाहटें जो है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो व्यापार उस समय में हुआ करता था हिंदुस्तान में, उस वजह से आप लोगों का वहां पे जाना हुआ। इसी के साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो उसके बाद में जब मराठा साम्राज्य का जब विस्तार हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये सपना देखा था कि एक अखंड हिंदुस्तान हो और इस अखंड हिंदुस्तान में एक न्यायप्रिय राष्ट्र हो, कि जिस राष्ट्र में हर मजहब के लोगों को, हर भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा के साथ में उनका जो भी व्यवसाय है, उनका जो भी उनका कार्य है, वो कार्य वो पूरी ईमानदारी से कर सके, पूरे सम्मान के साथ कर सके। इस वजह से जो स्वप्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उस स्वप्न को आगे बढ़ाने का और पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का काम अगर किसी ने किया होगा उनके पश्चात, तो वे सूबेदार मल्हारराव होलकर होंगे, महादजी शिंदे होंगे, बड़ौदा के गायकवाड़ होंगे, नागपुर के भोसले होंगे। ऐसे कई सरदारों ने अपनी पूरी जान लगा दी कि ये जो अखंड हिंदुस्तान का जो छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो सपना था, उस सपने को एक अच्छे तरीके से साकार किया जाए। और जब ये गतिविधियां चल रही थी तो हमारे मराठा लोगों का संपर्क, मतलब जो पहले सिर्फ गोदावरी के दक्षिण में, या आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि नर्मदा के दक्षिण तक हमारा अस्तित्व रहा था, तो हम लोगों का संबंध नर्मदा के उत्तर में दिल्ली के आगे पेशावर, पाकिस्तान तक हमारा संपर्क होने लगा। कई लड़ाइयां, कई मुहिम उस समय पर हुई। तो इन लड़ाइयों के माध्यम से भी हमारी सैनिक गतिविधियां सतलज, रीवा, इन नदियों तक हम लोग पहुंच गए। और जब ये हमारा आवागमन चालू हुआ उस समय में, तो लोगों की बसाहटें भी होना शुरू हुई, क्योंकि सिर्फ लड़ाइयों में ही लोग जाते थे ऐसा नहीं था, तो इनके साथ में व्यापारी लोग भी जाया करते थे, कम्युनिकेशंस डेवलप हुआ करते थे, और फिर इसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों की बसाहटें होती थी। मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे। तो हम अगर देखें कि इसके बाद में जब जो विस्तार हुआ, मतलब स्वराज्य का जो विस्तार साम्राज्य में किया गया, छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में होगा या सूबेदार मल्हारराव होलकर के कार्यकाल में होगा, तो इसके कई आयाम निकल कर सामने आए। और उसी में फिर आगे चलकर जब पानीपत की लड़ाई हुई, तो इस पानीपत की लड़ाई के वक्त में अफगानिस्तान से जो वहां के जो बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली, वो जब हिंदुस्तान पर चलकर आए तो मराठों ने उनका डटकर मुकाबला किया। और इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के पाकिस्तान में जो अटक का किला है, मेरे हिसाब से आपका जो पेशावर सूबा है, उस पेशावर सूबे में शायद ये अटक का किला आता है। तो इस अटक के किले तक हम मराठा जो साम्राज्य था उसे लेकर गए। काफी महीनों तक, या ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि 1 साल तक हम मराठाओं का उस पर वर्चस्व रहा, अटक के किले पर। और एक तरीके से आप देखें कि आज के महाराष्ट्र की सीमा, मतलब उस जमाने में पाकिस्तान के जो आज का जो अटक है वहां तक पहुंच गई। तो इसके बाद में आप अगर देखें तो पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई के पश्चात निश्चित रूप से हम उसे पराजय नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो खैबर खिंड से जो हमारे पे ऊपर आक्रमण हुआ करते थे, वे आक्रमण सारे रोक दिए गए। और इस लड़ाई में काफी सारे हमारे युद्धबंदी, जिन्हें हम कैदी बोल सकते हैं, भी हुए। और इन कैदियों को हिंदुस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जो इनका मार्गक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का, उस समय साथ में ले जाया गया। और काफी सारे लोग इस बीच
बलूचिस्तान में बस गए, बलूचिस्तान के जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ में ये लोग वहां पाकिस्तान में बस गए, और आज भी इन लोगों का वहां पे वास्तव्य हम देख सकते हैं। बलूचिस्तान का इलाका हो या अन्य कई इलाके हो जो अफगानिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, आज भी आप इन लोगों में पाएंगे। आज इस YouTube के माध्यम से हम लोग काफी सारे लोगों की संस्कृति परंपराओं को देख सकते हैं। तो आज भी आप अगर देखेंगे तो इन लोगों में नाम रखने की प्रथाएं हो, त्योहार मनाने की तरीके हो, अलग अलग रीति रिवाज हो, तो इनमें और आज के हिंदुस्तान में बसे हुए लोगों में काफी सारी समानताएं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भले मुल्क जुदा हो, भले हमारे बीच में कई सरहदें हो, आपकी जो बोली भाषा है, आपके जो पहरावे वे भले बदल गए हों, लेकिन आज भी आप में और हम में जो भाईचारा है वो किसी न किसी रूप से जीवित है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये बड़ा ही रोचक